अस्सलाम वालेकुम। न्यूक्लियस हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ लिया था। आज के इस लेक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और साथ साथ में ये भी देखेंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दरअसल तीन वर्ड पर मुश्तमिल होता है। एक वर्ड है इंडो, दूसरा वर्ड है प्लाज्मिक, और तीसरा वर्ड हमारे पास है वो है रेटिक्यूलम। इंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक प्लाज्म को बोलते हैं, प्लाज्म ठीक है, एक माया है, एक फ्लूइड है। रेटिकुलम यहाँ पे, रेटिक्यूलम का मतलब है नेटवर्क। इसका मतलब क्या है? नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब मैं अभी से आपको एक खास वर्ड में मैं आपको समझा। नेटवर्क का मतलब है कि जाल, एक जाल, मतलब यहाँ पे आपको कोई जाल और जाल में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ज़रा आपको ये समझाता हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारे ट्यूब्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, आपको यहाँ पे चैनल्स आपको नज़र आएंगे, तो ये आपके पास एक चैनल, 2, 3, 4, 5, इसी तरह करते करते आपको बहुत सारे आपको चैनल्स नज़र आएंगे। आप इनको चैनल्स भी बोल सकते हो, आप इनको ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हो। ये जो चैनल्स है, ये जो ट्यूब्यूल्स है, ये ट्यूब्यूल्स एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, बल्कि बहुत सारे ट्यूब्यूल्स है या फिर बहुत सारे चैनल्स हैं। जब बहुत सारे चैनल्स हैं तो हम कहते हैं कि नेटवर्क ऑफ चैनल्स, इसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क ऑफ चैनल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में आपको क्या मिलेंगे? नेटवर्क ऑफ चैनल्स या नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ में ये जो नेटवर्क ऑफ चैनल्स हैं ये आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड मतलब है कि आपस में मिले हुए हैं। एक चैनल, एक ट्यूब, दूसरे उसका रास्ता दूसरे वाले में खुलता है, और दूसरे जो ट्यूब है या फिर जो दूसरा चैनल है, दूसरे वाले चैनल का जो रास्ता है वो तीसरे वाले में खुलता है। कैसे, आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, ये जो पहला वाला चैनल है, ट्यूब्स है, इसका रास्ता ये दूसरे वाले में खुल जाता है, ठीक है, ओपन है। इसके बाद दूसरे वाले का जो रास्ता है वो तीसरे वाले में जाके खुल जाता है। इसी तरह करते करते इनके रास्ते आपस में क्या हुए हैं? खुल चुके हैं। तो ये इंटरकनेक्टेड है, इनके ट्यूब्यूल्स आपस में कनेक्ट है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्टार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और तकरीबन ख़त्म होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर। इसका मतलब है कि इसने पूरा साइटोप्लाज्म का रास्ता कवर किया हुआ है। पूरा साइटोप्लाज्म का रास्ता इसने ये क्या किया? वो कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे ये आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होके ख़त्म होता है कहाँ पे? आपके पास प्लाज्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन होगी कि डेफिनेशन में क्या है, मजीद बाद में देखते हैं। गार्नियर नामी एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्जर्व किया था। आपको सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आएंगे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन एक्सेप्शनल केस में जो आरबीसी सेल है, आपकी जो मैच्योर आरबीसी सेल है, उसमें आपको जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको नज़र नहीं आएगा। इसी तरह जो जर्म लाइन सेल्स है उसमें भी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको नज़र नहीं आएगा। मैंने कहा मैच्योर्ड आरबीसी सेल्स, जब भी आरबीसी सेल मैच्योर्ड हो जाते हैं तो ये फिर इनसे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लॉस कर देता है, वो गायब कर देते हैं, डिसअपियर कर देता है, ठीक है, आरबीसी के सेल्स में। दूसरी बात ये है कि आपको ये प्रोकैरियोटिक में फिर आपको नज़र नहीं आएगा। और साथ साथ में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बिल्कुल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन है, इनके आसपास आपको एक मेम्ब्रेन मिलेगा, आपके इसके आसपास आपको एक गिलाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको कुछ सेल्स में ये ज़्यादा आपको नज़र आएगा और कुछ सेल्स में आपको ये ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, डिपेंड करता है एक्टिविटी पर। जिस सेल की एक्टिविटी जब फर्ज करे कुछ सेल्स में जो है वो प्रोटीन ज़्यादा बनाते हैं, जैसे कि मसल सेल्स है, ठीक है, तो
उनमें फिर क्या होगा, इनमें फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा। तो डिपेंड करते हैं एक्टिविटी पर, जिसमें ज़्यादा एक्टिविटी होगी, जिसकी ज़्यादा नीड होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें ज़्यादा होगा, जिसको नहीं होगा उसमें फिर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको नज़र नहीं आएगा। आज के इस लेक्चर में साथ साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ आपको 3 पॉइंट्स भी आपको समझ आएंगे, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ये 3 पॉइंट्स में आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ कि ये थोड़ी देर क्या। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको समझ आ गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 हिस्से हैं। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप सिंपली ER भी कह सकते हो, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि स्टार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और ख़त्म होता है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके 2 मज़ीद टाइप्स हैं, 2 टाइप्स पर मुश्तमिल होते हैं, इनके 2 किस्मों पर ये मुश्तमिल होता है। सबसे पहले जो आपके पास है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और साथ में जो अगला हमारे पास है वो आपके पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो थोड़ा दोनों की बात करते हैं कि हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ है। रफ का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर है। रफ से मुराद है कि थोड़ा सा आपको हार्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, थोड़ा सा सख्त शक्ल की होती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, रफ स्ट्रक्चर है। रफ स्ट्रक्चर इसलिए है कि इस पर कुछ स्फेरिकल, कुछ गोल ऐसे शेप्स इन पर अटैच होते हैं। ये जो आपको गोल गोल रेड रेड शेप्स आपको नज़र आएंगे, ये सारा के सारा आपको कौन सा एरिया नज़र आएगा, ये सारा के सारा एरिया कहलाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी मेन वजह यह है कि इस पर अटैच हुए ये जो आपको गोल रेड रेड आपको नज़र आएंगे, ये इसकी वजह, मेन वजह है राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट पर आपको राइबोसोम्स अटैच होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। ये आपको राइबोसोम्स यहाँ पर अटैच नज़र आएंगे। अब एक सवाल है कि ये जो राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स कहाँ पर आए? हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर एक और डार्क स्ट्रक्चर होता है। वो डार्क स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्ट्रक्चर था, उसको हमने नाम दिया था न्यूक्लियोलस। हमने न्यूक्लियोलस में ये पढ़ा था कि न्यूक्लियोलस आपको बड़ी तादाद में राइबोसोम्स बना के देता था। आपको बड़ी तादाद में क्या बना के देता था? ये राइबोसोम्स आपको बना के देता था। जब ये राइबोसोम न्यूक्लियोलस बना लेता है तो ये राइबोसोम्स आके कुछ राइबोसोम्स आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले पार्ट में वहाँ पे चिपक जाते हैं, वहाँ पे अटैच हो जाते हैं। क्लियर है? तो खैर अब आपके पास ये राइबोसोम्स आ गए और ये राइबोसोम्स इधर अटैच हो गए इस वाले में। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये अनब्रांच्ड है। अनब्रांच से ये मुराद है कि ये इनके कोई ब्रांच नहीं है, क्योंकि इनके ट्यूब्यूल्स है, इनके जो चैनल्स हैं, ये चैनल्स आपस में मिले हुए हैं, ब्रांच नहीं है। मतलब इनकी आपको अलग अलग शाखें नज़र नहीं है, बस एक ही शाख है, वो इनकी ट्यूब्यूल्स है, बस ये आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये अनब्रांच्ड है। दूसरी बात ये है कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुकाबले में थोड़ा सा पतला है, थिन स्ट्रक्चर है। मतलब इनकी ट्यूब्यूल्स इनके मुकाबले में थोड़े से थिन हैं, जो आपको खुद भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जो है ये थोड़ा सा स्टेबल स्ट्रक्चर है, आपको एक स्टेबल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुकाबले में तो ये आपको क्या नज़र आएगा, थोड़ा सा आपको जो है स्टेबल स्ट्रक्चर आपको नज़र आ जाएगा। मेन पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने वाला कौन है, तो ये बना लेता है एंडोप्लाज्मिक, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक इनर पार्ट है, इनर मेम्ब्रेन है, और एक आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। तो ये बात आपने याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, मेड बाय आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। तो ये पॉइंट्स अभी आपने यहाँ पे याद रखना है। अब ये बातें तो हमारी हो गई, यहाँ पे अब इसका काम क्या है। अब यहाँ पे तो कुछ बातें आपने यहाँ पे याद कर ली, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे मैंने कहा कि फंक्शन से पहले कुछ बताता हूँ।
ये जो पूरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हम कहते हैं कि ये सिस्टर्नी है। ये इसको हम क्या कहते हैं? ये सिस्टर्नी। मतलब आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दरअसल क्या है? ये खुद सिस्टर्नी है। तो ये सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिस्टर्नी जो है चैनल्स पर मौजूद होता है। ये आपको चैनल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। जो बाद में बच गया, ये पॉइंट्स अभी से बताता हूँ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये सिस्टर्नी है। मतलब ये जो आपका सिस्टर्नी है, ये खुद इसको कहते हैं सिस्टर्नी इज अ व्हाट? सिस्टर्नी इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिस्टर्नी क्या बनाता है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब सिस्टर्नी रफ एंडोप्लाज्मिक पर मुश्तमिल होता है, चैनल्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन ये जो ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स जो है, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस पर मुश्तमिल होता है? ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है। ये जो आपको ट्यूब्स आपको नजर आएंगे। तो ट्यूब्यूल्स इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सिस्टर्नी इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेसिकल्स में आपको लास्ट में बता देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस वाले पार्ट को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ को हम कहते हैं कि नरम। तो इसका नरम स्ट्रक्चर क्यों है, ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इसका फंक्शन देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो फंक्शंस हैं। आपको मिसाल के तौर पर मेन दो फंक्शंस आपको नजर आएंगे इसके। पहला फंक्शन इसका जो है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपको प्रोटीन बना के देता है। दूसरा जो मेन काम है वो उसका है वो सिक्रीशन। पहले बताऊंगा प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस से मुराद है कि प्रोटीन बनाना। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको राइबोसोम्स नजर आते हैं, यही राइबोसोम्स ही मेन वजह है प्रोटीन बनाना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर प्रोटीन बनाता है तो उसकी मेन वजह उनके राइबोसोम्स है जो इनके ऊपर अटैच है। तो यहाँ पे आपको राइबोसोम मिलेंगे, तब भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका काम क्या है? प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस इसका मेन काम है। दूसरा इसका जो काम है वो है सिक्रीशन। सिक्रीशन से कहते हैं कि कोई चीज़ सिक्रीट करता है, खारिज करता है, वो कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, खारिज करता है। जैसे कि पेंक्रियाज होते हैं। पेंक्रियाज एक किस्म का जूस सिक्रीट करता है, एक किस्म का आप ग्लैंड भी कह सकते हो। एक किस्म के फ़र्ज़ करें एक हार्मोन है, वो हार्मोन सिक्रीट करता है, सिक्रीशन का काम करता है, कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है। कुछ आप हार्मोन भी बोल सकते हैं कि ये हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। जैसे कि पेंक्रियाज के सेल्स होते हैं, पेंक्रियाज के सेल्स जो है वो सिक्रीशंस का काम करते हैं। तो वो भी किसका हिस्सा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा है। चले ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म। ज़रा दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। पहला बस टॉपिक, एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमेशा आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब आपको नज़र आएगा। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपको हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के करीब आपको नज़र आएगा। तो ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब आपको नज़र आएगा। अब ज़रा बात करते हैं हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ इसलिए भी कहते हैं, नरम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। तो हम कहते हैं लैक ऑफ राइबोसोम्स। यहाँ पे राइबोसोम्स की कमी होती है, राइबोसोम्स होते ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको राइबोसोम्स बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएंगे। एक बात। दूसरी बात है ये ब्रांच्ड है, मतलब इनकी आप देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। वो इंटरकनेक्टेड था, वो अनब्रांच्ड था, मतलब इनकी शाखें नहीं थे। अब ज़रा देखिए ये एक अलग ट्यूबल्स, ये अलग ट्यूबल्स, वो अलग, वो अलग। तो इनकी ट्यूबल्स अलग अलग आपको नज़र आएंगे, ठीक है, ये ट्यूबल्स। और ये जो है ये इनसे मोटे हैं, मतलब इनकी जो ट्यूब्यूल्स है वो ट्यूब्यूल्स आपको मोटे नज़र आएंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक RER को बनाया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने, लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है SER को बनाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है जो बनाता है आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। तो ये पॉइंट्स भी आपने यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और ये पॉइंट भी आपका क्लियर होना चाहिए कि ये ये ब्रांच्ड हैं। ये क्या है? ये आपको ब्रांच्ड आपको नज़र आएगा। फ़र्ज़ करें अब इसका काम क्या है, चलो इसके काम में भी आपको मैं बताता हूँ।
इसका जो काम है वो लिपिड्स से रिलेटेड इनका काम है। लिपिड्स, आप लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हो कि लिपिड्स की जो मेटाबॉलिज्म होती है, मतलब तोड़ फोड़, ठीक है, या फिर आप लिपिड्स फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो लिपिड्स को तोड़ना या लिपिड्स को बनाना, लिपिड सिंथेसिस, तो ये लिपिड्स को भी बनाते हैं। वो प्रोटीन बनाता था, ये लिपिड्स बनाता है, ठीक है, लिपिड्स बनाते हैं। या फिर आप मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं, कुछ चीज़ों के मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपको कुछ एंजाइम्स मिलेंगे जो मेटाबॉलिज्म का काम करता है, तोड़ फोड़ का काम करता है। किसकी? लिपिड की। तो लिपिड की तोड़ फोड़ या फिर लिपिड की वो बनाना, इसकी फॉर्मेशन, इसकी सिंथेसिस, ये दोनों काम जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं, ठीक है। तो ये पार्ट्स आपको पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है। ये इसका काम है लिपिड्स बनाना। जो दूसरा काम है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। तो उसका जो दूसरा काम है वो क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिक सब्सटेंसेस हम कहते हैं जहरीले सब्सटेंसेस को। टॉक्सिक मीन जहरीले सब्सटेंसेस। डी मतलब रिमूव। हमारे जिस्म के अंदर आप देखें हम कैसे खाने खाते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, या फिर बागात में आप देखें, आप सेब वगैरह पर हम लोग स्प्रे करते हैं, वो जहरीले स्प्रे होते हैं, उस पर टॉक्सिक सब्सटेंस उस पर पाया जाता है, लेकिन वो सेब बगैर धोए हम लोग खा लेते हैं। लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं कि वो टॉक्सिक सब्सटेंस उस पर, वो उस सेब में जहरीला पाया जाता है, लेकिन फिर भी आप खा लेते हैं, लेकिन फिर भी आप मरते नहीं हो, आपकी बॉडी डैमेज नहीं होती है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी कुदरत ने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए उसने आपके ज़रिए डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम रखा हुआ है। मतलब जितने टॉक्सिक सब्सटेंस है, जितने जहरीले सब्सटेंस है, उसको डिटॉक्सिफाई किया जाता है, मतलब उसका जहरीलापन ख़त्म किया जाता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे जिस्म के अंदर जितना जहरीलापन पैदा हो रहा है, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो, चाहे वो खाने में कोई ऐसा हो, चाहे कोई बंदे को सांप डंस ले, तो वो जो जहर है, वो जो जहरीलापन है, उसको ख़त्म करने के लिए कुदरत ने हमारे जिस्म के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टम निज़ाम रखा हुआ है, जो कि जहरीलापन को ख़त्म कर देता है। तो अब ये चीज़ें हैं, वो बनाता है प्रोटीन, ये बनाता है लिपिड्स। अब फर्ज करें इधर प्रोटीन बना, किधर बना? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक बना है आपके पास, फर्ज करें प्रोटीन बना। अब प्रोटीन इधर बना, प्रोटीन की सिंथेसिस हुई। पता है इस प्रोटीन पर एक मेम्ब्रेन आ जाता है, एक दीवार आ जाता है, एक गिलाफ आ जाता है। ये जो मेम्ब्रेन है, जब भी प्रोटीन पर मेम्ब्रेन आ जाता है तो ये, अब इस प्रोटीन को हम वेसिकल का नाम देते हैं। मतलब प्रोटीन के ऊपर एक मेम्ब्रेन आ जाता है, उस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं वेसिकल। इसको हम क्या नाम देंगे? वेसिकल। तो यहाँ पे वेसिकल, अब यहाँ पे वेसिकल को आप कहते हैं कि ये किस्म का पैकिंग है, मतलब प्रोटीन है बन गया तो उसके ऊपर एक पैकिंग हुई, एक मेम्ब्रेन की पैकिंग हुई, तो उसने बनाया वेसिकल। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि फर्ज करें लिपिड बना, तो उस लिपिड के ऊपर एक पैकिंग हो जाता है, तो उसको भी आप कहते हैं वेसिकल। तो ये वेसिकल्स भी यहाँ पे बन जाते हैं आपके पास प्रोटीन की शक्ल में, साथ साथ में लिपिड की शक्ल में, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो तीन चीज़ें आपको समझ आ गई। इसका मतलब ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, सिस्टर्नी, वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स। और ये चीज़ें मैंने बताया, वेसिकल्स तो वो आपका हुआ, सिस्टर्नी आपका रफ एंडोप्लाज्मिक, और ट्यूब्यूल्स किस पर मुश्तमिल होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मुश्तमिल हुए। तो बस आज के लिए लेक्चर के लिए इतना, इंशाल्लाह मज़ीद फिर लेक्चर के लिए बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।